एक बहू की टीस। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई है। भैया उन्हें अस्पताल भी लेकर गए थे और अभी अभी उन्हें घर लेकर वापस आए। मुझे तो पहले कुछ बताया ही नहीं। अभी भैया की खबर लूँगी। इतना कुछ हो गया और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा भैया ने। काजल ने अपनी सास कुसुम जी से कहा। कुसुम जी: हाँ, तो तुम्हारे भैया समझदार है, पर तुम्हें इतनी समझ कहाँ। यूँ बात बात पर मायके नहीं जाते। तुम्हें तो बस अपने मायके जाने का बहाना चाहिए। तुम्हारे भैया भाभी है ना वहाँ तुम्हारी मम्मी के पास। फिर तुम्हारे वहाँ जाने से क्या तुम्हारी मम्मी के साथ चमत्कार हो जाएगा। इस उम्र में छोटी मोटी परेशानियां तो लगी ही रहती है, और शायद छोटा मोटा ही कुछ हुआ होगा तुम्हारी मम्मी को, तभी तुम्हारे भैया ने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब ज़्यादा दादी बनने की ज़रूरत नहीं। बात हो गई ना तुम्हारी। तुम्हारी मम्मी अब घर भी आ गई है, फिर तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। काजल: मम्मी जी, मेरी मम्मी अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी है और आप कह रही हैं मेरे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। कुसुम जी: तुम्हारे भैया ने तुम्हें बुलाया है क्या। नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतने आनन फानन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़ोन पर ही पूछ लो ना कि क्या हुआ, कैसी है। देखना, पक्का तुम्हारे भैया कहेंगे कुछ नहीं, बस ज़रा सा शुगर या प्रेशर बढ़ या घट गया होगा, अभी ठीक है, तू चिंता मत कर। काजल: मम्मी जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे ये सब कह सकती हैं। बस इसलिए कि मेरे भैया ने मुझे आने के लिए नहीं कहा तो मैं ये मान लूँ कि मम्मी बीमार नहीं है। मम्मी जी, भैया ऐसे ही मम्मी के लिए परेशान होंगे तो वो मुझे भी परेशान नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए आने को नहीं कहा। और कौन अपनी तबीयत के बारे में बोल कर कहता है कि जल्दी आ जा। ये तो हमें ही समझना होता है कि हमारे वहाँ कितनी ज़रूरत है। कुसुम जी: देखो काजल, अभी तो तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम तो चली जाओगी, पीछे से मेरे बेटे को भी परेशान करोगी, और मैं खूब समझती हूँ। ऐसे में जो चली गई तो मम्मी की तबीयत का बहाना बनाकर वहीं बैठी रहोगी। पहले तुम अपने भैया को फ़ोन लगाकर मेरे सामने पूछो कि क्या हुआ समधन जी को, फिर वहाँ से जाने को मिलेगा। कुसुम जी के इस बात पर काजल अपने भैया को कॉल पर स्पीकर पर फ़ोन रखकर कहती है। हेलो भैया, आ गए घर। अब कैसी है मम्मी। रमन, काजल के भैया: ठीक है, अभी पहले से बेहतर है। काजल: हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ घर से, शाम तक पहुँच जाऊँगी। रमन: तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी मम्मी बिल्कुल ठीक है, हम हैं ना। अगर कुछ हुआ तो तुझे बुला लेंगे। रमन ये सब कह ही रहा होता है कि कुसुम जी काजल से फ़ोन लेकर कहती है। देखो बेटा, अभी मैं भी तुम्हारी बहन को यही समझा रही थी कि ठीक होगी समधन जी, तभी तुमने उसे नहीं बुलाया, पर फिर भी ये जाने के लिए मुझसे बहस पर बहस किए जा रही है, जबकि घर पर अभी अरमान भी नहीं है। रमन बात को संभालते हुए काजल से कहता है। काजल, तुम आंटी जी की बात को क्यों नहीं मान रही। कह तो रहा हूँ मम्मी ठीक है, बड़ों से ऐसे बहस नहीं करते। उसके बाद रमन फ़ोन रख देता है।
काजल भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, पर वो अंदर ही अंदर गुस्से में जलने लगी। उसे बड़ा बुरा लगा कि आज उसकी बीमार माँ को भी देखने के लिए मम्मी जी ने इतना बड़ा हंगामा किया, जबकि वो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। खैर, उसने खून के घूंट पीकर इस बात को जाने दिया। फिर कुछ दिनों बाद कुसुम जी को अचानक चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें काजल ने किसी तरह एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर अरमान को कॉल करके बुलाया। अरमान भी हॉस्पिटल आ गया। थोड़ी देर में कुसुम जी को होश आ गया तो वो अपनी बेटी तारा को बुलाने को कहने लगी। अरमान ने जब तारा को फ़ोन किया तब तारा उस वक्त ना आकर अगले दिन आई। उसे देखकर कुसुम जी कहने लगी, अब आ रही है? कल ही तेरी मम्मी मर गई होती तो आज किससे मिलती? तारा, क्या करूं मम्मी, मैं तो कल ही आ रही थी, पर आप तो जानती ही हो मेरी सास को। कहने लगी, तेरे भैया भाभी तो है ना वहाँ, फिर तेरा वहाँ क्या काम? इस उम्र में तो ये सब आम बात है। फिर बात बात पर मायके जाना सही नहीं। ज़्यादा कुछ होता तो तेरे भैया कहते ही ना। कुसुम जी, क्या ऐसा कहा समधन जी ने? फिर तुम यहाँ कैसे? तारा, अरे मम्मी, वो तो मैं लड़कर आई। मेरी सास ने सोचा होगा कि वो मुझे दबा देगी, पर वो मुझे नहीं जानती। जो अपने पर आ गई ना तो जीना ही मुश्किल कर दूंगी उनका। मुझे नहीं पड़ी किसी की। मम्मी, बस फिर क्या, आ गई। अब आप ये सब छोड़ो और बताओ आप कैसी हो? तारा की बातें सुनकर कुसुम जी अब ऊपर से भले ही ठीक हो, पर अंदर से पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब इसे समय चक्र कह ले या समय की मार, एक आज वो काजल की मम्मी की जगह थी और तारा काजल की जगह। पर फर्क ये था कि तारा ने अपनी सास के साथ जो किया वो काजल ने नहीं किया। अगर उस दिन काजल ने भी तारा के जैसे ही किया होता तो आज उनकी इज्जत कहाँ रहती? ये सब सोच कर कुसुम जी रोने लगी और फिर वो काजल को बुलाकर उसे गले लगाकर माफ़ी मांगने लगी। काजल भी बात को संभालते हुए उन्हें आराम करने को कहती है। कुसुम जी, बेटा माफ़ कर दो मुझे, बड़ी ज़्यादती की है तेरे साथ, पर आज जब मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ तब पता चला कि ना तो मैं अच्छी माँ बनकर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे पाई और ना ही एक अच्छी सास की किरदार निभा पाई। पर अब से सिर्फ जो सही है वही करूँगी। और अभी तारा से कहना चाहती हूँ कि तू ये किस तरह से बात कर रही थी अपने सास के बारे में? अगर उन्होंने तुझे रोका तो तू कोई और रास्ता निकालती, पर अपनों से बड़ों का कोई ऐसे अपमान करता है क्या? मैंने तुझे कभी ये तो नहीं सिखाया। तारा ज़ोर से हंसने लगी और कहा, मम्मी, अच्छी सास का तो पता नहीं, पर अच्छी मम्मी आप हमेशा से ही थी। ये सब तो नाटक था आपके अंदर से अच्छी मम्मी को निकाल कर उसे अच्छी मम्मी जी से मिलवाने की। कुसुम जी, ये सब क्या कह रही हो तारा? तारा, मम्मी, उस दिन जब आपने भाभी को उनके मायके जाने नहीं दिया, उस वक्त भाभी को मैंने कॉल किया था और उनका मूड ऑफ सुनकर उनसे उनका कारण पूछा। तब से अब तक आपको किस तरह समझाया जाए यही सोच रही थी और देखो उसका मौका भी मिल गया।
मैं तो कल ही यहाँ आ गई थी जब आप बेहोश थी, पर आपके सामने आने का नाटक आज किया और ये सारी कहानी बताई ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। कुसुम जी, चलो ये अच्छा हुआ, वरना मुझे यूं कहकर समझाना तो शायद ही मुश्किल होता। ये क्या है ना, ज़रा ज़िद्दी किस्म की इंसान में आती हूँ मैं। फिर वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं। धन्यवाद रोनिता।